हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। तो जी मैं हाजिर हो गया हूँ सोशियोलॉजी के चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप सबके कमेंट आ रहे थे भैया रूरल सोसाइटी का बाद में डालना, पहले इंडस्ट्रियल का डाल दीजिए क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हमें लगता है। तो बस आपकी चीज सुन ली है हमने। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि भाई आप सब ना चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया है। तो होता है कि हमको कमेंट आते हैं भैया इस चैप्टर की वीडियो नहीं आई, जबकि वो वीडियो तो 3-4 दिन पहले ही आ चुकी होती है। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसमें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जैसे ही आपके काम की वीडियो आए आप तुरंत उसको देख सकें। इसी नोट के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, फंसना पक्का है, हर बार बोलता हूं। इसके बाद आपको किसी और सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं कट सकते। सीधा वीडियो देखते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब एज एलियनेशन। तो इनके हिसाब से भाई एलियनेशन क्या है। तो देखिए अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत डिटेल वे में डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। मतलब भाई ये है कि एक काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग लेबर्स वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एंड पार्ट तो देखने को नहीं मिल पाता है, जो एंड प्रोडक्ट हमारा होता है वो देखने को नहीं मिल पाता है। ये काम और बहुत ज्यादा रिपीटिव होता है। आप सोचिए कि रिपीटिव इसलिए है कि आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। मतलब आपको बोल दिया गया है कि आपको इस प्रोडक्ट का इस पार्ट को जोड़ना है, आप सिर्फ वही वही काम करे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रिपीटिटिव ये होता है, साथ साथ बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन फिर भी भाई अनएम्प्लॉयमेंट से तो बेटर है कि कुछ काम करने को मिल रहा है। तो जो कार्ल मार्क्स है वो इसी चीज को एलियनेशन बोलते हैं, जब लोग अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। उसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई अब जिंदगी जीने के लिए, गुजारा करने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो सर्वाइव करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें भी ये देखना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी वो काम हमसे छीन ले। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन रहा है। तो देखते हैं भाई ह्यूमन लेबर की जगह बची भी है कि नहीं बची है। तो ये हमारा एलियनेशन का आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न मॉडल। भाई दोनों के अब मॉडर्नाइजेशन के मॉडल को देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वह जो मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं ना वो सर्विस सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में होते हैं और 10% से कम लोग एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं 1999 से 2000 तक, तो अराउंड 60% लोग कहां पर थे भाई, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। उसका 17% सेकेंडरी सेक्टर में थे और 23% टर्शरी सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं। डेवलप कंट्री में जो मेजोरिटी लोग होते हैं वो फॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब उनके एक फॉर्मल सेक्टर में वो काम कर रहे होते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 50% पॉपुलेशन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम कर रही होती है। सिर्फ 14% ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलरली सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जहां उनको रेगुलर बेसिस में सैलरी मिल रही होती है। वाइल 30% तो कैजुअल लेबर का काम करते हैं, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। तो ये फॉर्मली एम्प्लॉयड हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। इंडिया का पूरा सीन ही चेंज हो चुका होता है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर, व्हाट आर द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ द साइज ऑफ दिस सेक्टर इन इंडिया। तो देखिए बात, अगर हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर भाई वो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है पूरे साल भर। इसको हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ये जो सेक्टर होते हैं भाई ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा एक मकसद होता है भाई कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर सैलरी, वेजेस मिले, पेंशन मिले और जितने भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो उनको मिले। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो हमारा जो 90% वर्क है वो या तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में या सर्विसेज की बात कर लें, तीनों में अगर हम बोलते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर है। मतलब फॉर्मल सेक्टर में कितना कम इंडिया में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम सोशल इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो स्मॉल साइज है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने देखा 90% तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। तो इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसका पहला मतलब तो यार कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस मिल पाता है एम्प्लॉयमेंट का बड़े बड़े फर्म्स में, जहां पर अलग अलग रीजन, अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों से उनकी मुलाकात और उनकी स्किल्स डेवलप हो। दूसरा आता है कि बहुत कम ही ऐसे इंडियन होते हैं जिनको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है बेनिफिट्स के साथ। और उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि जिनको ये बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं ना, उनमें से 2/3 लोग तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो आप सोच लीजिए कितना बुरा हाल है। इसके बाद बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो यूनियंस के मेंबर बन पाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा फीचर है। तो भाई कुल मिला के ये होता है कि इनको कलेक्टिव फाइटिंग करते नहीं बनता है। मतलब अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वेजेस सही से नहीं मिल रहे हैं, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो ये आवाज उठाना नहीं जानते क्योंकि ये किसी ऐसे यूनियन का पार्टी नहीं है। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो देखिए अगर हम फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज की इंडिया में बात करते हैं तो वो हमारी कॉटन हो गई, जूट हो गई, कोल माइंस हो गई और रेलवेज हमारे सामने आ जाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करते हैं
तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर थे जिसको अपने अंडर में ले लिया था। डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर हो गया, माइनिंग हो गया और अदर प्रोडक्ट हो गया, जिसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था क्योंकि वो जरूरी था। साथ ही साथ भाई ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था जिससे प्राइवेट इंडस्ट्री फ्लरिश हो सके। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह ही सही नहीं है, कम्युनिकेशन सही नहीं है, पावर सही नहीं है, तो बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेंगी। इन चीजों को भाई इनने अपने अंडर में लिया हुआ था। उसके बाद भाई इंडिया, आप सबको पता है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाती है जहां पर कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ सेक्टर हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आई। मतलब भाई बिना लाइसेंस का आप इंडस्ट्री वगैरह नहीं खोल सकते। तो जिन एरिया में डेवलपमेंट कम है वहां पर लाइसेंस आसानी से मिलता था, तो ऐसे में वो एरिया भी ग्रो करने लगते थे। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये एक बहुत अच्छी चीज करी। तो पहले जो भाई, अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज सिर्फ हमें पोर्ट साइड में देखने को मिलती थी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता हो गया। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो और भी प्लेसेस है, बड़ौदा हो गया, बेंगलोर, पुणे एक्सेट्रा हो गया, यहाँ पर भी अब हमें इंडस्ट्री सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करता है, इंकरेज करता है कि स्मॉल स्केल सेक्टर भी हमारे यहाँ डेवलप हो। उनको पैसे वगैरह देगा, बेनिफिट्स देगा, इंसेंटिव्स, असिस्टेंस देता है। मतलब यही बोलता है कि भाई अगर आप खोलेंगे तो हम बेनिफिट्स देंगे जिससे वो चीज और प्रमोट हो। तो भाई बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, पेपर एंड वुड हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा। ये सब का क्या होता है भाई, ये सब रिजर्व कर दिया गया स्मॉल सेक्टर के लिए, कि मतलब ये सब चीजें सिर्फ स्मॉल सेक्टर में ही प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। तो इससे स्मॉल सेक्टर को कहीं ना कहीं पुश मिलता है। अगर हम 1991 की बात करते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जो था वो सिर्फ 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स को एंगेज किया हुआ था मैन्युफैक्चर में। मतलब मैन्युफैक्चर साइड में सिर्फ 28% ऐसे लोग थे जो काम कर सकते हैं, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में थे। बाकी 72% हमारे ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़े, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, तो भाई हमारे चैनल पर पूरा डिटेल्ड एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आ चुका है। उसको अगर आप कर लेते तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। वैसे पूरे क्वेश्चन हमने कवर किए, फंसना पक्का है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम जा रही होगी। और वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द चेंजेस दैट हैव इमर्ज्ड इन इंडियन इंडस्ट्रीज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। भाई देख लेते हैं इनके बाद हमें क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो देखिए, अगर हम इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गई थी, कि मतलब भाई फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो हमें देखने को मिलता है इंडिया में आकर इंडस्ट्री वगैरह ओपन कर रहे थे, साथ साथ जो इंडिया में पहले से इंडस्ट्रीज है उसमें भी अपने शेयर ले रहे थे। तो उन्हें भाई हमें देखने को मिल रहा था कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसको वो अंडरटेक कर रहे थे। एक चीज हमें देखने को मिलती है। फिर जो फॉरेन मेड गुड्स हैं अब वो इंडिया में इजीली अवेलेबल हो गए थे भाई ग्लोबलाइजेशन वगैरह से। तो कुल मिलाकर अब इंडिया के शॉप्स में बहुत आसानी से फॉरेन प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, पहले इतने आसानी से नहीं मिलते थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है जो पब्लिक सेक्टर होता है, मतलब जो सेक्टर गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसके जो शेयर है वो उसको सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज को सेल करना स्टार्ट कर देती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है इसके बाद क्या करती है, स्क्रूटिनाइज, मतलब क्या होता है, बारीकी से देखना। कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अब वो बारीकी से देखती है, और अगर उसको ऐसा लगता है काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उनको निकाला भी जाता है। जो ऐसे लोग हैं जिनको निकाला जा सकता है तो उनको निकाल दिया जाता है अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। फिर बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो परमानेंट वर्कर्स को फिर से बहुत बारीकी से देखती है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, और अपना बहुत सारा वर्क आउटसोर्स करवाती है। आउटसोर्स मतलब किसी बाहर की कंपनी या बाहर के लोगों से काम अपना करवाना। तो क्या होता है, स्मॉलर कंपनी से आउटसोर्स करवाते हैं तो सस्ते दाम में उनका काम हो जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये बॉक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा, जितने भी बॉक्सेस फंसना पक्का में आ रहे हैं इनको आप खुद से पढ़ लीजिए। बस एक रीडिंग आप मान लेंगे आपका हो जाता है। और बाय चांस अगर नहीं हो पाता है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिएगा, वहाँ टाइम स्टैम्प वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत आसानी से हमने ये चीजें वहां पर आपको पूरी कवर करवाई हुई है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फंसना पक्का में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट जो बॉक्सेस है उनकी एक रीडिंग तो आप जरूर मार लीजिएगा। मैंने पढ़ा है, वो डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक रीडिंग में समझ में आ जाएंगे। हाउ डू पीपल इन इंडिया फाइंड जॉब्स इंटरेस्टिंग, देख लेते हैं। सबसे पहला भाई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आपने देखा होगा, अलग कॉलम होता है भाई जहाँ पर पूरा दिया होता है। कुछ लोग देख रहे होते हैं कि उनको हमने पढ़ा है इंग्लिश में, कुछ लोग लिखते हैं कि भाई मेरे ये स्किल्स है और मैं ऐसी जॉब चाह रहा हूँ। और कई बार हमें जॉब के आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, वैकेंसीज देखने को मिलती है। लेकिन बहुत स्मॉल परसेंटेज के लोग होते हैं जिनको जॉब्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल पाती है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं और कौन से तरीके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं
और इन लोग का ये रहता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये अपनी जॉब्स को देखते हैं। आपने देखा होगा आपका एक बार जो इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, अगर आपको उनका काम जम रहा होता है तो बार बार आप उन्हीं को कॉल करते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही जो लोग प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, फ्रीलांस फोटोग्राफर हो गए, ये सब भी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो ये पूरा काम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। आजकल इंटरनेट के जमाने में हालांकि वेबसाइट वगैरह भी आ गई है जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फिर जॉब रिक्रूटमेंट की अगर हम फैक्ट्री वर्कर की बात करते हैं, हाइकस अलग पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप जॉबर्स बोल दीजिए जो जॉब दिलवाते हैं, हालांकि अब उनका काम कम हो गया, लेकिन पहले यही होता था कि उनके थ्रू आपको जॉब मिलती थी। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में हमने पूरा देखा हुआ था, है ना। इसके बाद भाई अगर हम कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विजिबली हमें कैजुअल लेबर में देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, ब्रिक यार्ड्स में। आपने देखा होगा कि हम कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो अलग अलग लेबरों को लेकर आ रहे होते हैं। किसी दिन कोई आता है, किसी दिन कोई आता है, सब कैजुअल लेबर्स हैं। फिर इसके बाद एक और बॉक्स आता है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। हम सीधे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यार अगर आपको मेरी आवाज हल्की सी बैठी बैठी लग रही हो तो आज थोड़ी ज्यादा वीडियो मैंने बना ली, इसलिए हल्की सी बैठ गई है, तो थोड़ा सा सह लीजिएगा। इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप हाउ कैन अ मैनेजर मेक द वर्कर्स प्रोड्यूस मोर। भाई कैसे मैनेजर अपने वर्करों से और ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकता है। दो चीजें आती हैं। पहला है भाई वर्किंग आवर्स बढ़वा के, अगर 8 घंटे काम करो तो 10 घंटे करो। दूसरा है कि भाई जो चीज प्रोड्यूस हो रही है एक गिवन टाइम में, उसको बढ़ा दिया जाए। उसको कैसे बढ़ाएंगे? नई मशीनरी लाकर। भाई अगर एक मशीन इस समय में इतने प्रोडक्ट बना पा रही है, अगर आप उससे ज्यादा हाई लेवल की मशीन लेकर आएंगे तो प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा, जो लेबर्स है उनको भी आसानी हो जाएगी, अगर मशीन उनको कोई मदद कर पा रही है तो ये दूसरा तरीका आ जाता है। फिर राइट अ नोट ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी जगह पर आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो उसका एक वे है, वो है भाई वर्क को ऑर्गेनाइज करके। एक अमेरिका ने, हमने देखा फ्रेडरिक नाम के, उनने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया था 1890s में, जिसको वो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको हम टेलरिज्म भी बोलते हैं या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या करते हैं, जो वर्क होता है ना, उसको जितने छोटे छोटे रिपीटेटिव एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको कर दिया जाता है, और अलग अलग लोगों को काम दे दिया जाता है। जैसे एक मशीन है, उसमें मैं बोल देता हूँ 4 पार्ट्स जोड़ना है, तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक जन ये जोड़ेगा, एक जन वो जोड़ेगा, एक जन वो, एक जन वो। तो ऐसे जितने छोटे छोटे रिपीटेटिव पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है उतना डिवाइड कर दिया जाता है और लोगों को काम दे दिया जाता है। उसके बाद क्या जाता है, स्टॉप वॉच के जरिए ये भी देखा जाता है कि कितना टाइम लग रहा है, और एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको एक दिन में इतने समय में भाई इतना काम करना है। इसके बाद असेंबली लाइन, आपने देखा होगा यार, आपने टीवी में अगर देखा है, कई बार इंडस्ट्रीज वगैरह को दिखाते हैं तो एक पट्टी में सामान चल रहा होता है। पहले यहां से चल रहा होगा, यहाँ उसमें कोई लेबर लोग कुछ काम करेंगे, वहां के वर्कर्स कुछ काम करेंगे, वो आगे जाएगा, मशीन से निकलेगा और कुछ उसमें काम होगा। आजकल तो बहुत काम मशीन से होता है, लेकिन पहले हम देखते थे कि पूरे वहां के वर्कर ये कर रहे होते थे। ये पूरा एक असेंबली लाइन प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा होता है, उसमें मेनली ये किया जाता है कि लोगों को अलग अलग काम दे दिया जाता है ना। हर वर्कर अलग अलग जगह पर खड़ा होंगे और उनको अलग अलग काम उसमें करना होगा जब तक फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए। एक वो अपना काम लेते हैं जो रिपीटेटिव वे में वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो वर्क का स्पीड है उसको कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से देखा जाता है। अगर कन्वेयर बेल्ट जल्दी जल्दी चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे चल रहा है आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। उसके बाद 1980s में एक नई चीज लेकर आए थे, इसमें थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आए थे, वो ये था कि डायरेक्ट कंट्रोल को इनडायरेक्ट कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये स्टॉप वॉच वगैरह का जो है कि पूरा पर एक प्रेशर डाला जा रहा है। अब बोला जाता है जो वर्कर है वो खुद मोटिवेट हो और खुद अपने आप को मॉनिटर करें कि वो कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पुराना हमें सिस्टम है वो बहुत जगहों पर आज भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद हाउ मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वर्कर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए मशीनरी से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजर आ जाता है उन लोगों के लिए जो वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन उनको रिप्लेस कर देती है। कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी दोनों ने भाई मैकेनाइजेशन को डेंजर देखा था एम्प्लॉयमेंट के, कि भाई एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा। टेक्सटाइल मिल्स में जो वर्कर हैं, जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक इंडिया में, उनका तो ये कहना है कि वो मशीन के एक्सटेंशन है, मतलब काम मशीन करती है, उसके पुर्जे वगैरह वो बनकर काम वहां पर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और ज्यादा मैकेनाइज होती है उतने कम लोग वहां एम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम तो मशीन कर रही होती है। अगर हम मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करते हैं तो 2 कार यहाँ पर रोल ऑफ करती हैं असेंबली लाइन में हर मिनट में। तो भाई यहाँ के जो वर्कर है उनको दिन में सिर्फ 45 मिनट का रेस्ट मिलता है, 2 टी ब्रेक्स मिलते हैं 7.5 मिनट्स के, एक लंच ब्रेक मिलता है आधे घंटे का। आप सोचिए दिन भर कितना ये थक जाते होंगे। इतना थक जाते हैं कि जैसे जैसे इनकी एज 40 के आसपास पहुंचती है, हाथ जोड़ के रिटायरमेंट ले लेते हैं, भी अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद राइट द इफेक्ट्स ऑफ मैकेनाइजेशन ऑन इंडस्ट्रीज हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन बढ़ गया है, नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स गिर गई हैं, भाई मशीन वगैरह आ गई हैं। फर्म ज्यादातर काम अपना आउटसोर्स करा लेता है, जैसे क्लीनिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स, ये सब बाहर से हो रहा होता है। अगर हम सप्लायर्स की बात करते हैं तो फैक्ट्री के आसपास ही होते हैं, हर 2 घंटे में वो पार्ट सप्लाई कर देते हैं, या फिर जस्ट इन टाइम, मतलब जब आपको जितना चाहिए है पार्ट्स उतना वो आपको भिजवा देते हैं। आउटसोर्सिंग और जस्ट इन टाइम जो है वो कॉस्ट एकदम लो रखते हैं कंपनी के लिए। कंपनी का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन भाई
जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि जॉब छिन रही है। एक और ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरा आपको समझाया है। इसके बाद व्हाट इंपैक्ट ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स इज सीन इन आवर सोसाइटी, देख लेते हैं। इसका इंपैक्ट ये आया यार कि अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो लोगों का तो एक आया है कि वो बहुत थक जाते हैं, हमने रिटायरमेंट वगैरह का देखा, और भी चीजें आती हैं। वो ये है कि भाई अगर बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव की बात करते हैं, जो आईटी फर्म्स और कॉल सेंटर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लोकेटेड हैं, यहाँ के जो शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स है ना, इन्हें अपना टाइम ही चेंज कर लिया है। उस टाइम से दुकान वगैरह खोलते हैं जब लोग काम कर रहे होते हैं, रात में भी लेट तक खोल लेते हैं अगर काम ज्यादा चल रहा होता है, तो उनके हिसाब से इनका टाइम चल रहा होता है। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क में, तो चिल्ड्रनों को क्रैश मतलब नर्सरी वगैरह जो होती है ना, जहाँ पर देखभाल करी जाती है वर्किंग आवर्स में, वहां बच्चों को भेज देते हैं। साथ ही जहां सपोज किया जाता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉइंट फैमिली डिसअपियर हो रही है, अब इसका हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, वो फिर से रीइमर्ज हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स तो काम में चले जाते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स को बोला जाता है कि वो बच्चों की देखभाल करें, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइन वर्कर्स, अब हम ये देख लेते हैं। रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, स्मॉल माइंस ऑफ क्वेरीज में बिल्कुल रूल फॉलो नहीं होते। जो लेबर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है, लेकिन उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते हैं, तो वो बीच में काम वगैरह भी नहीं छोड़ पाते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो रजिस्टर ही मेंटेन नहीं करते हैं, तो कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या लेबर को कुछ बेनिफिट देना, कोई स्कीम है वो उनको नहीं मिलती, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं। उसका जो लेबर है, जो भाई अर्थ के माइन में अंदर जाके काम करते हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई इतनी ऑक्सीजन वहां पर नहीं होती है, और इतनी कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर माइनिंग के अगर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, और उनको कोई भी कंपनसेशन भी उसके बदले नहीं मिलता है, ऐसे भी नहीं मिलता है, तो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द माइंस आर नॉट नेसेसरली फॉलोड, कमेंट। अब देख लेते हैं, हम माइंस एक्ट 1952 की बात करते हैं, तो इसमें स्पेसिफाई किया गया कि इतने घंटे ही आप काम करवा सकते हो, और अगर इससे ज्यादा आप एक हफ्ते में काम करवाते हैं तो ओवर टाइम आपको पे करना पड़ेगा, और सेफ्टी रूल्स की भी बात करी गई है, लेकिन कुछ भी ये फॉलो नहीं होता है। इसे बड़ी कंपनीज में किया जाता है, स्मॉल माइंस एंड क्वेरीज में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग देखने को मिलती है, मतलब जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो अपना काम करवाने के लिए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है कि मुझे ये काम मिला, ये काम आप कर देना, तो और उसमें दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो वही भाई एक्सीडेंट्स या बेनिफिट्स में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं रहती है। फिर माइनिंग जब फिनिश हो जाती है ना, तो बोला जाता है कि भाई जो कंपनी है उसको वो एरिया वापस से पहले जैसा करना चाहिए, जो होल्स वगैरह उनको रिस्टोर करना चाहिए और पहले जैसी कंडीशन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम ही फॉलो होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और अगर माइनिंग एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत हाई है अगर हम बाकी कंट्रियों से उसको कंपेयर करते हैं। एक और बॉक्स आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद राइट अ नोट ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ इंडिया, आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, राइट अ नोट ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो देखिए बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज है जहां पर वर्कर माइग्रेंट्स है, मतलब कहीं और से आकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अगर हम फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात करते हैं जो कोस्ट लाइन के पास है, तो हमारा मोस्टली हमें सिंगल यंग वुमेन देखने को मिलती है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला से आई होती है। 10-12 ऑफ देम आर हाउस्ड इन स्मॉल रूम्स, मतलब 10 से 12 लोगों को एक ही स्मॉल रूम में भाई रख दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जब एक काम पर जाती है, जब दूसरे के लिए वहां पर जगह बन रही होती है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। और फिर बोला जाता है जो यंग वुमेन है वो सब में से वर्कर है, काम भी अच्छे से करेंगे और सुनेंगी भी, अकोमोडेट भी वो अच्छे से कर लेती है। फिर उसके बाद बहुत सारे मैन ऐसे हैं जो सिंगली माइग्रेट करते हैं, अकेले जाते हैं, कई बार उनकी शादी नहीं हुई होती और कई बार अपनी फैमिली को विलेज में छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। 1992 की बात करते हैं तो 85% ऑफ 2 लाख ओरिया माइग्रेंट्स इन सूरत वर सिंगल, वो हमें सिंगल देखने को मिले थे। उसके बाद ये माइग्रेंट सीकर्स बहुत कम समय होता है कि सोशलाइज कर पाए, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल ये हो जाते हैं और बहुत लोनली फील करते हैं कि भाई सोशलाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारी यंग वुमेन का, मैन में तो हमने ये देखा, यहाँ पर अगर यंग वुमेन का देखते हैं, बहुत सारी यंग वुमेन का कहना है कि जब वो बाहर जाके काम करती हैं तो कहना है कि उनको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस उससे फील होता है और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी देखने को मिलती है कि भाई हम किसी के अंडर में नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय होम बेस्ड इंडस्ट्री, तो भाई होम बेस्ड इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि भाई होम बेस्ड काम कराया जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। ये वर्क मेनली चिल्ड्रन और विमेन करते हैं। यहाँ पर एजेंट हैं जो रॉ मटेरियल देकर जाते हैं और बाद में फिनिश प्रोडक्ट भी वही लेकर जा रहे होते हैं। होम वर्कर को पीस रेट बेसिस पर मिलता है, मतलब जितने पीसेस आप बनाएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। मेनली लेस हो गया, जरी का काम जो हो गया, कारपेट्स हो गया, बिडीस हो गया, अगरबत्तीस हो गया, ये प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद भाई एक और आता है बॉक्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ाया हुआ है, बहुत सिंपल यार, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी वगैरह दी हुई है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
डिस्कस द चेंजेस दैट द ट्रेड यूनियंस ब्रिंग आउट इन द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। देख लेते हैं। सबसे पहला है भाई जो रीजनलिज्म, कास्टिज्म होता है कि उन्हीं रीजन के लोगों को फेवर किया जा रहा है, वहीं के कास्ट को फॉलो किया जा रहा है। ट्रेड यूनियंस कहीं ना कहीं इसको ओवरकम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ भाई जो इश्यूज हैं वेजेस के, वर्किंग कंडीशन के, उनमें भी आवाज उठाते हैं। फिर ये कोई भी ब्रेक, स्ट्राइक्स को, लॉकआउट्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड यूनियन ही स्ट्राइक्स करवा रहे होते हैं। कई बार अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्राइक सही नहीं है तो उसको ब्रेक भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे देखिए, एक इंडस्ट्री है, वहां के वर्कर्स ने बोला कि अब हम भाई ट्रेड यूनियन में फॉर्म करे हुए हैं, अब हम काम नहीं करेंगे, वेजेस इंक्रीज करो। उसके अगर कुछ ग्रुप को लगता है कि नई चीजें सही है तो वो काम पर पहुंच जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्ट्राइक आप बोल सकते हैं ब्रेक हो जाती है। तो दोनों चीजें देखने को मिलती है, स्ट्राइक कई बार करवा रहे होते हैं या कई बार ब्रेक भी करवा रहे होते हैं। और उसके बाद एक फोरम है भाई जहां पर वर्कर साथ में आ सकते हैं, साथ साथ प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, गवर्नमेंट को बार बार अपनी डिमांड बताते हैं और कई बार मेडिकल एक्सीडेंट जो क्लेम्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व करने में ये मदद करते हैं। इसके बाद राइट अ नोट ऑन बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। इंपॉर्टेंट, अगर बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक की हम 1982 की बात करते हैं तो इसको किसने लीड किया था भाई? ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत ने लीड किया था, जिसने अफेक्ट किया था 250,000 वर्कर को और उनकी फैमिलीज को। ये जो स्ट्राइक था 2 साल लगभग चला। मेनली था कि भाई बेटर वेजेस इनको मिल सके, साथ ही साथ इनको राइट मिल सके कि अपनी यूनियन बना सके। अगर हम बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट बीरा की बात करते हैं ना, तो इसमें बोला गया था कि यूनियन बनाने से पहले उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, और अप्रूव कराने की सिंपल सी एक शर्त इन लोगों ने रखी हुई थी कि आप स्ट्राइक्स का आइडिया छोड़ दो। तो भाई यूनियन बनाने का एक मेन चीज ही आपने खत्म कर दिया। तो ये क्या हुआ? उस समय कांग्रेस लीड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, RMMS, यह अकेला एक अप्रूव्ड यूनियन था और इसने बाकी वर्करों की स्ट्राइक को ब्रेक करने का काम किया था। मतलब जब वो स्ट्राइक कर रहे थे तो उसको अपोज किया था, काम में चले गए थे या उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो ब्रेक करने का काम किया था। गवर्नमेंट ने भी रिफ्यूज कर दिया था कि वर्कर की डिमांड हम नहीं सुनेंगे। तो 2 साल बाद क्या हुआ? लोग वापस काम में जाने लगे, क्योंकि भाई कब तक बिना काम के रहेंगे। फिर नियरली 1 लाख ऐसे लोग थे जिनकी जॉब चली गई थी, अपने वापस विलेजेस में चले गए थे या फिर कैजुअल लेबर का काम करने लगे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्मॉल टाउन, भिवंडी, मालेगांव एक्सेट्रा स्मॉल टाउन में चले गए थे, वहां पावर लूम सेक्टर में काम करने लगे थे। मेल जो ओनर्स थे उनने इन्वेस्ट नहीं किया मशीनरी और मॉडर्नाइजेशन में, उन्हें इस चीज में इन्वेस्ट नहीं किया था। आज के समय की बात करते हैं तो वो अपने मिल लैंड को बेचना चाहते हैं। किनको बेचना चाहते हैं? रियल एस्टेट लोगों को डीलर्स को बेचना चाहते हैं कि वहां पर भाई लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्ड हो सके। तो भाई एक बैटल चल रही है कि जो फ्यूचर है बॉम्बे का वो कौन डिसाइड करेगा? वहां के वर्कर डिसाइड कर रहे होंगे जिसने उसको बनाया है, या बाकी लोग कर रहे होंगे जो वहां के जैसे मिल वर्कर हो गए या फिर रियल एस्टेट ओनर हो गए। तो एक हमें यहाँ पर डिबेट भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है भाई, ये 3, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही आता है, ऊपर आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पर भाई बेल आइकन दबा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली है। हमारा एक आंसर राइटिंग पर कोर्स आया हुआ है, बहुत शानदार कोर्स आया हुआ है, हर एक बच्चे को पसंद आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में वो आपको मिल रहा है। बाकी अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया।